अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। सभी का वार्म वेलकम है YT योर इंग्लिश ट्यूटर पे। मेरा नाम है अमन बहल। आज सुबह का द हिंदू का फर्स्ट एडिटोरियल पढ़ने वाले हैं। बिलेटेड पिवट इसका टाइटल है। एक क्लासिक फाइनेंशियल आर्टिकल है। RBI और ग्रोथ के ऊपर लिखा हुआ है, इन्फ्लेशन के ऊपर। और ऐसे आर्टिकल्स मुझे पता है ज़्यादातर स्टूडेंट्स को परेशान करते हैं RC के अंदर। कोशिश करेंगे इस आर्टिकल को पढ़ने का तरीका सीखें। स्टोरी की तरह ऐसे आर्टिकल्स को पढ़ा जाता है, कहानी बना करके। चलिए अभी देखेंगे कैसे पढ़ना है। ये आपका क्विज़ है आज का। अगला आधा घंटा क्लास में आप इन्वेस्ट करें और जो आप सीखें इस क्विज़ में आप अप्लाई करेंगे। ग्रामर, वोकैबुलरी, सब तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। क्लास के लास्ट में इसका सोल्यूशन मैं आपको करवाता हूँ। अभी शुरू करते हैं क्लास को। आइए कुछ नया सीखते हैं। कह रहा है बिलेटेड पिवट। देखिए पिवट का मतलब होता है घुमाव, टर्न, ट्विस्ट, मोड़। और बिलेटेड का मतलब होता है देरी से आने वाला, समथिंग कमिंग लेट। इसको टार्डी भी बोलते हैं। कह रहा है एक मोड़ आया है पर बड़ा देरी से आया है, जिसका इंतज़ार हमें बहुत पहले से था। आई बात समझ में? आना तो चाहिए था लेकिन आया है बहुत देरी से। बात कर रहा है RBI के नज़रिए की, कैसे उसमें मोड़ आया है। चलिए दोनों वर्ड्स को नोट कर लें। बिलेटेड का एक सिनोनिम है टार्डी, टार्डी। चलिए टाइटल पैराग्राफ से देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है विदाउट कर्बिंग इन्फ्लेशन द RBI विल नॉट बी एबल टू प्रमोट सस्टेनेबल ग्रोथ। कह रहा है बिना इन्फ्लेशन को कर्ब किए, कर्ब करने का मतलब होता है कंट्रोल करना, किसी चीज़ को नियंत्रण में लाना। कह रहा है बिना नियंत्रण में लाए, कंट्रोल किए महंगाई यानी कि इन्फ्लेशन को RBI जो है वो एबल नहीं होगा, फ्यूचर में सक्षम नहीं होगा, ताकत नहीं होगी उसके पास कि वो प्रमोट कर पाए ऐसी ग्रोथ को, ऐसे विकास को जो सस्टेनेबल हो, जो टिकाऊ हो, लॉन्ग टर्म तक चल सके। आ गई बात समझ में? तो अगर आपको ऐसा विकास चाहिए तो उसके लिए आपको इन्फ्लेशन को कंट्रोल में करना पड़ेगा। सब्जेक्ट है आपका द RBI, वर्ब है विल नॉट बी। सब्जेक्ट और वर्ब इसी तरीके से ग्रीन और पिंक कलर में मिलेंगे पूरे आर्टिकल में। आपको इनको अलग से फोकस में जो है लाना है ना। कर्बिंग, यहाँ पे कर्ब का मतलब होता है कंट्रोल करना। विदाउट प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है कर्ब। प्रेपोजिशन अपना ऑब्जेक्ट लेगी तो वर्ब की ING फॉर्म में लेगी या नाउन फॉर्म में लेगी। तो नाउन तो नहीं है यहाँ पे, इसलिए वर्ब की ING फॉर्म को लगाया गया है ना। कर्ब को रेन इन करना, चेक करना, रिस्ट्रिक्ट करना भी बोलते हैं। सस्टेनेबल मतलब टिकाऊ हो, वाइबल हो, अप्रोप्रिएट हो, फिजिबल हो, एंड्यूरिंग हो, लॉन्ग लास्टिंग हो, जो लंबे वक्त तक चल सके। अब एक काम करेंगे, इस आर्टिकल की सारी वोकैब पे नज़र डालते हैं ताकि इसको अपने स्मूथली पढ़ते जाएं। उसी के साथ ऐड करना चाहूँगा। देखिए आप में से जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम एस्पायरेंट्स हैं, 1 साल से, 2 साल से, 3 साल से या 4 साल से भी प्रिपरेशन कर रहे हो, लेकिन गाइडेंस नहीं मिलने की वजह से, सही रास्ता पता ना होने की वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, या फिर आपने अभी भी तैयारी शुरू की है और आप चाहते हो फर्स्ट अटैम्प्ट में किसी अच्छे टीचर की गाइडेंस में अपने एग्जाम को क्रैक करूं, आप फ़ायदा ले सकते हैं अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज का। इसी वीडियो के फर्स्ट कमेंट में जाएं, यहाँ पे मिलेंगे आपको लिंक्स। अपने एग्जाम को चूज़ करें। फॉर एग्जाम्पल आप चूज़ करते हैं SSC को, यहाँ से आप अवेल कर पाएंगे अनअकैडमी का SSC का आइकॉनिक कोर्स। SSC के सभी नॉन टेक्निकल एग्जाम, CGL, CHSL, MTS, इनके सभी सब्जेक्ट्स का पूरा प्रीलिम्स और मेंस का कोर्स इस बैच में कवर होगा। प्रायोरिटी डाउट सॉल्विंग मिलेगी, टीचर से पर्सनल कनेक्शन होगा ताकि आपको लाइव क्लासेस में अपनी कमियां पता लगे और आप उनको इंप्रूव कर सकें। क्लिक ऑन आइकॉनिक और यहाँ से आप अवेल कर पाएंगे कोर्स को अलग अलग वैलिडिटी के साथ। अगर टाइम है आपके पास तो 12 महीने या 24 महीने का कोर्स यूज़ करें। प्राइसेस ऑलरेडी अफोर्डेबल है, लेकिन इस पे भी एडिशनल डिस्काउंट है अगर आप यूज़ करते हैं कोड YT10। मैं आपको यूज़ करके दिखा देता हूँ। जैसे ही अप्लाई करोगे आप 24 महीने के कोर्स की प्रिपरेशन कर सकते हो सिर्फ 375 रुपये पर मंथ की कॉस्ट पे। यूज़ द कोड YT10 एंड प्रिपेयर वेल। अच्छे से मेहनत करें किसी भी एग्जाम के लिए ऑन अनअकैडमी। एक कॉन्सेप्ट हमने यहाँ मिस कर दिया था, फटाफट से उसको देख लेते हैं। कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल सा है। अगर किसी चीज़ की एबिलिटी को बताना हो तो आप 3 तरीके से बता सकते हो। कैन से बता सकते हो, कुड से बता सकते हो और बी एबल टू से बता सकते हो। अब तीनों में फ़र्क क्या है? कैन से बताई जाएगी प्रेजेंट एबिलिटी, कुड से बताई जाएगी पास्ट एबिलिटी और बी एबल टू से बताई जाएगी चाहे प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर एबिलिटी। देख पा रहे हो? फ्यूचर एबिलिटी अगर बतानी हो तो सिर्फ बी एबल टू से आएगी, कहने का मतलब प्रेजेंट वाली कैन से, पास्ट वाली कुड से। अब दिक्कत ये है कि कुड जो है ना, जो पास्ट एबिलिटी को बताता है, ये सिर्फ नेगेटिव एबिलिटी को बताता है, पॉजिटिव को नहीं बताता है। अगर आपको पास्ट में पॉजिटिव एबिलिटी बतानी हो तो भी बी एबल टू से ही बताई जाएगी। ये ऊपर वाला समझ लो, ये फॉर्मूला आपको दिमाग में बैठा लो, है ना। चलो अब इसको प्रैक्टिकली आजमा के देखते हैं इस फॉर्मूला को, कैसे ही आपके क्वेश्चंस को फ़र्क डालता है क्वेश्चंस में। अमिड द स्नो स्टॉर्म नो माउंटेनियर कैन स्केल द पीक दिस ईयर। इस स्नो स्टॉर्म के बीच, इस बर्फीले तूफान के बीच कोई भी पहाड़ पे चढ़ने वाला माउंटेनियर
इस साल, इस ईयर में स्केल नहीं कर पाएगा पीक को, यानी कि पहाड़ की चोटी को। तो इस साल बहुत बड़ा तूफान है, कोई भी पहाड़ पे नहीं चढ़ पाएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, किसी भी माउंटेनियर की फ्यूचर एबिलिटी की बात की जा रही है, क्योंकि इस साल अभी चढ़ना बाकी है, चढ़ नहीं पाएगा। अरे ये बात समझ में, फ्यूचर एबिलिटी के लिए आपने यूज़ कर रखा है यहाँ पे कैन स्केल। अब यहाँ क्या बता रहा हूँ ऊपर फॉर्मूला, फ्यूचर एबिलिटी के लिए आप कैन को यूज़ नहीं कर सकते हो। कैन आता है प्रेजेंट एबिलिटी के लिए, है ना। फ्यूचर की बात अगर कर रहे हो दिस ईयर, या यूँ लिख दूँ यहाँ पे नेक्स्ट ईयर, तो फ्यूचर की बात के चक्कर के अंदर आपको यहाँ पे कैन की जगह लिखना चाहिए बी एबल टू। आई बात समझ में, बस यही फॉर्मूला है। फ्यूचर की बात तो बी एबल टू, प्रेजेंट की बात तो कैन, पास्ट की बात तो कुड, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे बी एबल टू आपने लिखा है, इसमें गलती करते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स, वो यूँ लिखाते हैं कैन बी एबल टू। तो कैन बी एबल टू या कुड बी एबल टू ऐसा कभी भी नहीं होता। या तो आप कैन यूज़ कर रहे हो, या कुड यूज़ कर रहे हो, या बी एबल टू यूज़ कर रहे हो, मिक्स मत करके आना। कैन बी एबल टू ऐसा मत लिखाना, ये तो निहायत ही गलत है। तो ये फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना है। चलो अब नेक्स्ट सेंटेंस पर नज़र डालते हैं। ये तो बी एबल टू आपने कर दिया। व्हेन द बोट कैप्साइज्ड आई कुड स्विम टू द सी शोर। जब बोट कैप्साइज हुई, कैप्साइज का मतलब होता है पलट गई, जब बोट पलट गई मैं स्विम कर सका, मैं तैर सका सी शोर तक, समंदर के किनारे तक। देखो यहाँ पे पास्ट एबिलिटी की बात हो रही है, पास्ट की बात हो रही है, लेकिन सेंटेंस है पॉजिटिव। पॉजिटिव बोले तो यहाँ पे कोई नोट नहीं लगा हुआ, यहाँ पे आप कुड को यूज़ ना करें। क्यों? इसका मतलब ये है कि मैं सी शोर तक कुड स्विम कर सकता था। अरे बात समझ में, कर नहीं सकता था, मैं एक्चुअल में स्विम करके गया। अगर मैं कर सकता था तो इसका मतलब ये है कि मैं गया नहीं, मैं कर तो सकता था। इसका मीनिंग ये वाला आ रहा है। तो कुड का मतलब यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो जाता है। कभी भी पास्ट एबिलिटी जब पॉजिटिव में हो तो कुड से मीनिंग सही नहीं आता। तो आपको यहाँ पे पॉजिटिव के केस के अंदर लगाना चाहिए बी एबल टू। बी एबल टू की फास्ट फॉर्म होगी वॉज एबल टू, ठीक है। बी को चेंज कर देना टेंस को देख करके, है ना। यहाँ पे विल बी एबल टू कर दो, नो माउंटेनियर विल बी एबल टू फ्यूचर के लिए, पास्ट के लिए वॉज एबल टू, वर एबल टू, प्रेजेंट के लिए इज एबल टू, एम एबल टू, है ना। तो इस तरीके से आपको यूज़ करना है। समझ में आ गया कॉन्सेप्ट? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। चलिए अब फटाफट बढ़ेंगे अपनी वोकैब की तरफ। ये वोकैब शीट है अपनी, सारे नए पुराने वर्ड्स इसमें मिलेंगे। टेलीग्राम ग्रुप से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, नीचे कमेंट्स में उसका लिंक रखा है ग्रुप का। आज के वर्ड्स हमारे पास एम्बिट, होलसम, प्रोग्नोसिस, इम्पेरेटिव और सैंग्विन। चार नए हैं, चार पुराने और एक नया वर्ड है सैंग्विन, ठीक है। एम्बिट का मतलब होता है स्कोप या दायरा। इसको रिव्यू, ऑर्बिट, जुरिस्डिक्शन, रेमिट, स्फीयर या रियल्म भी बोलते हैं। किसी भी चीज़ का अधिकार क्षेत्र, किसी भी चीज़ का स्कोप या दायरा कहलाता है एम्बिट। अब इसका एक सिनोनिम है रेमिट, जिसको आज आप आर्टिकल में देखेंगे एम्बिट के। एम्बिट को यूज़ करके देखें। लॉ मेकिंग पावर्स ऑफ पुलिस एंड एग्रीकल्चर फॉल अंडर द एम्बिट या रेमिट या जुरिस्डिक्शन ऑफ द स्टेट्स ऑफ इंडिया। कानून बनाने की जो ताकतें हैं पुलिस पे और एग्रीकल्चर पे, कृषि पे, वो फॉल करती हैं दायरे में, स्कोप में, रेमिट में, एम्बिट में हमारे भारत के राज्यों के। तो राज्य सूची की ये सब सारी ताकतें हैं तो राज्यों के दायरे में आती हैं। आई बात समझ में? तो दायरा नाम का वर्ड, एम्बिट का सिनोनिम रेमिट, इसको आज आप आर्टिकल में देखेंगे। वैसे एक वर्ड है होलसम। होलसम का मतलब होता है हेल्थफुल, डिसेंट, एप्रोप्रिएट, जो हर लिहाज से अच्छा हो वो कहलाता है होलसम। चिल्ड्रन नीड अ होलसम एनवायरनमेंट टू ग्रो फिजिकली एंड मेंटली। चिल्ड्रन को ज़रूरत होती है अच्छे और हेल्दी इन्वायरमेंट की, फिजिकली और मेंटली ग्रो करने के लिए, है ना। अब देखो होलसम और हेल्थफुल को बोलते हैं सैल्यूब्रियस और सैल्यूटरी। अच्छे वर्ड्स हैं। सैल्यूटरी नाम के वर्ड को आज आप आर्टिकल में देखेंगे। जो हर तरफ से अच्छा हो, हर लिहाज से अच्छा हो, वो कहलाता है सैल्यूटरी या सैलिब्रस। फिर एक वर्ड है हमारे पास प्रोग्नोसिस, कई बार कर चुके हैं। ये वर्ड बन रहे हैं प्री प्लस डायग्नोसिस से। डायग्नोसिस मतलब जांच, प्री मतलब पहले से। अगर आप किसी चीज़ की पहले से ही जांच कर रहे हो, किसी चीज़ को, बॉडी को लेके गए आप डॉक्टर के पास अपने आप को और बोला कि मेरी बॉडी की जांच करो, तो डॉक्टर आपकी कोई बीमारी होने से पहले ही डायग्नोसिस करने की कोशिश कर रहा है कि कहीं आपको बीमारी होगी तो नहीं। एक्चुअल में डॉक्टर जो है आपके लिए एक भविष्यवाणी करने की कोशिश कर रहा है। आप एक एडवांस एस्टिमेशन कर रहे हो, किसी चीज़ का प्रिडिक्शन करने की कोशिश कर रहे हो। प्री डायग्नोसिस मतलब प्रोग्नोसिस, भविष्यवाणी करना। द लॉन्ग टर्म प्रोग्नोसिस या प्रोग्नोस्टिकेशन फॉर द इकॉनमी इज़ रादर डिसअपॉइंटिंग। जो लंबे वक्त का प्रोग्नोसिस है, लंबे वक्त का एस्टिमेशन है, प्रिडिक्शन है इकॉनमी के लिए, वो थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है, थोड़ा सा निराश करने वाला है। रादर का मतलब टू सम एक्सटेंट। तो ये प्रोग्नोसिस के सिनोनिम्स हैं प्रोजेक्शन, प्रिडिक्शन, एस्टिमेशन और प्रेसेस। तो प्रोजेक्शन और प्रेसेस दोनों ही वर्ड्स आज आप आर्टिकल में देखने वाले हैं, है ना। ये वाला और ये वाला, किसी चीज़ की भविष्यवाणी करना। एक वर्ड है हमारे पास इम्पेरेटिव।
एक एसेंशियल ड्यूटी कहलाती है इम्पेरेटिव, जरूरी चीज़ होती है इम्पेरेटिव, है ना, नेसेसिटी होती है इम्पेरेटिव। इट इज़ एन इम्पेरेटिव दैट लीडर्स शुड बी आर्टिकुलेट इन देयर स्पीच। ये एक इम्पेरेटिव है, ये अपने आप में एक ज़रूरी चीज़ है कि लीडर्स को अपने भाषा में, अपने स्पीच में आर्टिकुलेट होना चाहिए, साफ साफ शब्दों में उनको अपनी बात करनी चाहिए। तो ये अपने पास 4 वर्ड्स थे, चारों पुराने हैं। इम्पेरेटिव का सिनोनिम है नेसेसिटी, ऑब्लिगेशन या एक्जिस्टेंसी, ठीक है। चलो लास्ट वर्ड है हमारे पास सैंग्विन। सैंग्विन का मतलब होता है कॉन्फिडेंटली ऑप्टिमिस्टिक। एक ऐसी चीज़, आपने कई बार देखा होगा ना, कभी कोई इंसान कुछ ऐसा भी होता है जो बिल्कुल निराशा में भी आशावादी होता है, उसको बोलते हैं सैंग्विन, है ना। सब कुछ गलत हो रहा है लेकिन फिर भी कॉन्फिडेंटली ऑप्टिमिस्टिक है, उसको बोलेंगे सैंग्विन तरह का आदमी। लीडर्स आर दोज हु हैव सैंग्विन व्यूज ऑफ द सिचुएशन इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी। लीडर्स वो लोग होते हैं जिनके पास एक बहुत ही आशावादी व्यू होती है, नज़रिया होता है किसी भी सिचुएशन का, एडवर्सिटी को फेस करते हुए, बुरे हालात में भी। एडवर्सिटी मतलब बुरे हालात। तो वही लीडर होता है जिसके हालात बुरे हों लेकिन मन में आशा हो कि मैं सब चीज़ों को सही कर दूंगा। ऐसा ही लीडर सबको चाहिए होता है। सैंग्विन के सिनोनिम में अपबीट, स्पिरिटेड या बोएंट, जरूर से ज़्यादा एंथुजियास्टिक कहलाता है सैंग्विन, है ना। चलो 5 वर्ड्स हैं अपने पास, थोड़ा इनको ध्यान करना, आर्टिकल में आपको देखने को मिलेंगे। आ जाओ आर्टिकल पे फटाफट से। एक आपको मैं इसकी समरी दे देता हूँ किस बारे में लिखा हुआ है। आर्टिकल की समरी बहुत सिंपल है। हुआ ये कि आरबीआई ने ना अभी अभी अपना नज़रिया चेंज किया है इन्फ्लेशन को लेकर के। पिछले 3 सालों से आरबीआई ये कहता आ रहा है कि हमें इन्फ्लेशन पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, इन्फ्लेशन की बजाय विकास पे ध्यान देना चाहिए। इन्फ्लेशन थोड़ा बढ़ भी जाए तो भी कोई बात नहीं, विकास को रुकने नहीं देना है। लेकिन अब 3 साल बाद आरबीआई को लगा कि अब इन्फ्लेशन को कंट्रोल नहीं किया तो विकास आगे नहीं बढ़ पाएगा, ग्रोथ आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो अभी आरबीआई ने कुछ कदम उठाए हैं और कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं। उन स्टेटमेंट्स और कदमों को देख करके हमारा आर्टिकल यही कह रहा है, हमारा एडिटर यही कह रहा है कि ये जो पिवट आया है, ये जो घुमाव आया है आरबीआई की बातों में, टर्न आया, ट्विस्ट आया है, इसका हम 3 साल से इंतजार कर रहे हैं लेकिन आखिरकार ये आ ही गया है। थोड़ा सा बिलेटेड है, थोड़ा सा देरी से है, लेकिन बहुत ज़रूरी है। आई बात समझ में? एक्चुअल में वेलकम कर रहा है आरबीआई के मूव को, थोड़ा सा उसको कंप्लेन कर रहा है कि आपने देरी से क्यों किया काम, लेकिन जो भी किया आपने बहुत अच्छा किया। वी आर वेलकमिंग दिस मूव। इस आर्टिकल को बोल सकते हैं वेलकमिंग आर्टिकल की टोन वाला, है ना, टोन बोल सकते हैं वेलकमिंग। चलिए शुरू कर लें आर्टिकल को। अच्छा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम एस्पायरेंट्स अपनी ऐप को जरूर डाउनलोड करें प्ले स्टोर से, योर इंग्लिश ट्यूटर। फर्स्ट कमेंट में इसका लिंक डाल रहा हूँ। आपको यहाँ पे अफोर्डेबल प्राइसेस में अच्छे और बेहतरीन कोर्सेज मिलते हैं। डिस्क्रिप्टिव का, बैंकिंग का, एसएससी का, सभी कोर्स मैं खुद बनाता हूँ। फ़ायदा आप इनका ऐप पे जा करके ले सकते हो। चलिए, कह रहा द रिजर्व बैंक ऑफ इंडियाज मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी हैज़ रादर बिलेटेडली एक्नॉलेज्ड दैट इट्स प्राइमरी रेमिट इज़ आफ्टर ऑल टू इंश्योर प्राइस स्टेबिलिटी। सबसे पहले बता रहा है हुआ क्या। कह रहा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, इसने एक्नॉलेज कर लिया है, हैज़ एक्नॉलेज्ड। और कैसे किया है? थोड़ा सा, रादर बिलेटेडली, थोड़ा देरी से। रादर का मतलब होता है क्वाइट या कुछ, टू सम एक्सटेंट। कह रहा है थोड़ा सा देरी से एक्नॉलेज कर लिया है, मान लिया है इस चीज़ को, दैट वो ये कि इसका जो प्राइमरी, इसका जो मेन रेमिट है, जुरिस्डिक्शन है, स्कोप है, वो है इज़, और क्या, आफ्टर ऑल, सब चीज़ों के बाद आफ्टर ऑल, और क्या है, इंश्योर करना, इस चीज़ को पक्का करना, और वो चीज़ है प्राइस स्टेबिलिटी, दामों में स्थिरता, चीज़ों के दामों में थोड़ा सा कंट्रोल। आई बात समझ में? तो अभी तक आरबीआई मान नहीं रहा था लेकिन आखिरकार ये मान ही गया कि हमारा प्राइमरी रेमेड यही है कि कैसे इन्फ्लेशन को कंट्रोल में करेंगे। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की वर्ब है एक्नॉलेज्ड। ये एम बड़ा, पी बड़ा, सी बड़ा सरकारी कमेटी है, इसलिए इसको प्रॉपर नाउन बनाया गया है। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आप देख रहे हो, द लगा हुआ आगे, सरकारी संस्था है, इनके आगे द लगाएं। वर्ब होगी इसकी हैज़ एक्नॉलेज्ड। रेमिट की वर्ब है इज़। बिलेटेडली मतलब देरी से, विद अ डिले, इस वर्ड को आप देख चुके हैं। रादर का मतलब होता है टू सम एक्सटेंट, है ना, क्वाइट, इसको क्वाइट भी बोलते हैं रादर को। चलिए आगे बढ़े। कह रहा है एड्रेसिंग द मीडिया ऑन फ्राइडे आफ्टर अनाउंसिंग द एमपीसीज फर्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू ऑफ द न्यू फिस्कल ईयर, आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास was emphatic in stating that in the sequence of priorities we have now put inflation before growth। अब बता रहा है इस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के रास्ते में, इसकी बातचीत में कैसे एक ट्विस्ट आया है। ट्विस्ट ऐसे आया है कि एड्रेस करते हुए, मीडिया को संबोधित करते हुए, शुक्रवार को, फ्राइडे को हुआ क्या, और ये कब हुआ अनाउंसमेंट, एड्रेस कब हुआ?
अनाउंस करने के बाद में एमपीसी की फर्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू को इस नए फाइनेंशियल ईयर की, नए फिस्कल ईयर की, नया साल शुरू हुआ ना 22-23, तो 22-23 में इस अनाउंसमेंट को करने के बाद में मीडिया को एड्रेस करते हुए हुआ क्या, आरबीआई के जो गवर्नर साहब हैं शक्तिकांत दास साहब, ये थोड़े से एम्फेटिक थे, इनकी बातों में थोड़ा एम्फोसिस था, थोड़ा जोर दे के इस बात को कह गए वो। अच्छा, एम्फेटिक किस चीज़ में, इस चीज़ में थे कि स्टेट करते हुए कहते हुए दैट वो ये कि हमारी प्रायोरिटीज़ के सीक्वेंस में, हमारी प्राथमिकताओं के क्रम में, ऑर्डर में अब हमने पुट कर दिया है, रख दिया है इन्फ्लेशन को, और किससे पहले, ग्रोथ से पहले। तो पहले हमारी ग्रोथ का जो प्रायोरिटी थी वो इन्फ्लेशन से आगे थी, ग्रोथ को हम ज़्यादा तवज्जो देते थे, लेकिन अब इस सीक्वेंस को हमने थोड़ा पलटा दिया है। अब ग्रोथ से पहले हम इन्फ्लेशन को ले आए हैं, महंगाई पे पहले काम करेंगे, फिर ग्रोथ पे काम करने वाले हैं। आ गई बात समझ में। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास की वर्ब है वॉज, वी की वर्ब है हैव नाउ पुट। एड्रेसिंग यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस सेक्शन है, जब ये एड्रेस कर रहे थे तभी उन्होंने ऐसा कहा। आई बात समझ में, दोनों काम एक साथ हो रहे हैं। स्ट्रक्चर को समझा करो सेंटेंस की हुआ क्या है ना। फिस्कल मतलब फाइनेंशियल होता है, सीक्वेंस मतलब ऑर्डर होता है, चीज़ों का क्रम, ए बी सी डी है ना, ये सारा सीक्वेंस है। तो ये जो क्रम बोलते हैं इसको अपने इंग्लिश में सीक्वेंस बोलते हैं। प्रायोरिटी मतलब प्राथमिकता। चलो, एम्फेटिक का मतलब होता है जिसमें आप फुल ऑफ एम्फोसिस हों, आप किसी चीज़ को जोर दे के कहें तो आप एम्फेटिक खुद ब खुद हो जाएंगे। यहाँ पे हैव के बाद में हैव नाउ पुट जो लिखा गया है, क्या ये सही है? क्या हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या सही यूज़ की गई है? चलो अपने आप से पूछो, ये क्वेश्चन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं, है ना। हैव नाउ पुट क्या ये सही है या गलत है? आगे बताऊंगा आपको। कह रहे मोर देन 3 years आफ्टर इट प्रायोरिटाइज ग्रोथ ओवर प्राइस स्टेबिलिटी इन February 2019 and well before the onset of the COVID-19 pandemic, the RBI has pivoted back to putting the horse before the cart, best reflected in central bank's own words on monetary policy goals. Price stability is a necessary precondition to sustainable growth. अब बता रहा है कि ये जो पहले, अब कह रहे हैं ना हम कि आरबीआई की जो बातों में मोड़ आया है, तो पुरानी बातें आरबीआई की क्या हुआ करती थी, पहले कैसे आरबीआई इन्फ्लेशन को तवज्जो नहीं देता था। कह रहे 3 सालों से भी ज़्यादा के बाद, मोर देन 3 years आफ्टर, और किस चीज़ के, कह रहे जब इसने प्रायोरिटाइज़ किया, जब इसने प्राथमिकता दी, जो इसने प्रायोरिटी दी ग्रोथ को प्राइस स्टेबिलिटी के ऊपर, विकास को इन्फ्लेशन के ऊपर। और कब? फरवरी 2019 में। कह रहे इस वक्त के 3 सालों से भी बाद में। और कह रहे ये वक्त था वो वेल बिफोर था, काफ़ी पहले था ऑनसेट के, शुरुआत के कोविड-19 पैंडमिक के। तब तो कोविड-19 पैंडमिक आई नहीं थी फरवरी 2019 में, वो शुरू हुई थी नवंबर या दिसंबर में। कह रहे 3 सालों के बाद से, 3 सालों से भी ज़्यादा के बाद हुआ क्या? कह रहा है अब आरबीआई मुड़ करके वापस आ गया है, पिवट बैक हो गया है, टर्न बैक हो गया है। और किस काम में? चीज़ों को सही क्रम में रखने में। ये एक इडियम है, इसको भी आपको समझा दूंगा। टू पुटिंग द हॉर्स बिफोर द कार्ट, है ना। तो आरबीआई मुड़ करके वापस आ गया है, और आ गया है चीज़ों को सही ऑर्डर में रखने पे। अब ये कैसे पता लगा? ये चीज़ बेस्ट रिफ्लेक्टेड है, ये चीज़ सबसे अच्छे से तरीके से दिखाई देती है सेंट्रल बैंक के खुद के वर्ड्स में, सेंट्रल बैंक की खुद की भाषा में। और ये भाषा किस चीज़ पे है? वर्ड्स किस पे है? मॉनेटरी पॉलिसी के गोल्स पे। अब वो भाषा क्या है ये बता रहा है आपको यहाँ पे कॉलम लगा के, कि जो दामों में स्थिरता है, जो इन्फ्लेशन में कंट्रोल है, कह रहा वो एक नेसेसरी प्री कंडीशन है, वो एक ज़रूरी प्री कंडीशन है सस्टेनेबल ग्रोथ को लेकर के, लॉन्ग टर्म में टिकाऊ ग्रोथ को लेकर के। सेंटेंस थोड़ा सा ट्विस्टेड है लेकिन बहुत ही आसान है। तो 3 साल पहले जब आरबीआई ने बोला था कि ग्रोथ को हम ज़्यादा तवज्जो देते हैं इन्फ्लेशन से, कह रहा है उसके भी 3 साल के बाद, और ये वक्त तब का था जब कोविड-19 तो शुरू भी नहीं हुआ था दूर दूर तक। कह रहा 3 साल बाद आरबीआई लौट के घर आया है, पिवट बैक किया उसने, चीज़ों को सही ऑर्डर में लेकर के आया है, पुट द हॉर्स बिफोर द कार्ट उसने किया है। और ये चीज़ सबसे अच्छी दिखाई देती है, हमें रिफ्लेक्ट होती है आरबीआई के खुद की भाषा में, खुद के वर्ड्स में, लैंग्वेज में, जो इसने मॉनेटरी पॉलिसी पे इस बार यूज़ की है। और इसने बोला क्या है? बोला ये कॉलम लगा के बता रहा है कि प्राइस की जो स्टेबिलिटी है, दामों में जो स्थिरता है, वो एक ज़रूरी प्री कंडीशन है अगर सस्टेनेबल ग्रोथ को हमें आगे ले जाना है, लॉन्ग टर्म में टिकाऊ ग्रोथ को लाना है। प्री कंडीशन मतलब किसी काम को होने से पहले जो कंडीशन होनी चाहिए, प्री प्लस में कंडीशन। चलिए अब सेंटेंस के स्ट्रक्चर को देखेंगे। इट आया है आरबीआई के लिए, इसकी वर्ब है प्रायोरिटाइज्ड, पास्ट एंड डेफिनिट टेंस में। प्रायोरिटाइज ओवर, किस चीज़ के ऊपर जो है आपको प्रायोरिटी देनी है तो ओवर लगा के आप बताते हो।
ऑनसेट का मतलब होता है सडन आउटब्रेक ऑफ समथिंग, किसी गलत चीज़ का अचानक से आना, है ना। नेगेटिव चीज़ों के लिए ऑनसेट नाम के वर्ड को यूज़ करते हैं जनरली, किसी भी चीज़ की शुरुआत को बोलते हैं अचानक से होने वाली ऑनसेट। आरबीआई की वर्ब है हैज़ पिवटेड बैक, पिवट बैक मतलब मुड़ के घर आना। पुट द हॉर्स बिफोर द कार्ट, ये एक ईडियम होती है। देखो 2 ईडियम्स हमारे पास। आप मेरे को ये बताओ पहले आगे क्या लगा होता है, घोड़ा लगा होता है, गाड़ी लगी होती है? गाड़ी लगी होती है क्या? घोड़ा लगा होता है ना भाई, घोड़ा उसके पीछे गाड़ी, ताकि घोड़ा गाड़ी को खींचेगा। लेकिन अगर कोई आदमी गाड़ी को घोड़े के पहले लगा दे तो घोड़ा गाड़ी को धक्का तो नहीं मारेगा। तो मतलब आपने चीज़ों को गलत ऑर्डर में कर दिया है। अब ये गाड़ी कहीं नहीं जाएगी, घोड़े को गाड़ी के आगे लगाना था, गाड़ी को घोड़े के आगे लगा दिया। तो बस उसी से इडियम बनी है। अगर पुट द हॉर्स बिफोर द कार्ट कर रहे हो तो चीज़ों को रॉन्ग सीक्वेंस में कर रहे हो। तो चीज़ों को क्या कर रहे हो, रॉन्ग सीक्वेंस में कर रहे हो। क्यों? गाड़ी को घोड़े के आगे लगा दिया आपने, अब गाड़ी कैसे बढ़ेगी आगे? रॉन्ग सीक्वेंस। लेकिन अगर आप सही करना हो तो पुट द कार्ट बिफोर द, अच्छा उल्टा लिख दिया क्या मैंने? पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स कर रहे हो तो चीज़ों को रॉन्ग सीक्वेंस में कर रहे हो, और पुट द हॉर्स बिफोर द कार्ट कर रहे हो तो चीज़ों को राइट सीक्वेंस में कर रहे हो। घोड़ा आगे गाड़ी पीछे सही सीक्वेंस, गाड़ी आगे घोड़ा पीछे जो है गलत सीक्वेंस। अब मुझे बताओ आरबीआई ने यहाँ पे पुट द हॉर्स बिफोर द कार्ट किया है, घोड़े को गाड़ी के आगे लगाया है, सही सीक्वेंस में चीज़ों को लेकर के आया है। आ गई बात समझ में? दोनों इडियम्स इस तरीके से आपको घोड़ा और गाड़ी से दिमाग में बिठा लेनी है ना। चलिए, प्राइस स्टेबिलिटी की वर्ब है इज। प्री कंडीशन मतलब पहले आने वाली कंडीशन, जरूरी कंडीशन, इसको स्टिपुलेशन भी बोलते हैं। आगे बढ़े, सस्टेनेबल मतलब टिकाऊ। कह रहा दैट इट हैज़ टेकन द आउटब्रेक ऑफ वॉर इन यूरोप with its accompanying commodity price shocks to remind the RBI of the imperative centrality of price stability is a salutary reminder that monetary policy makers can ill afford to be complacent when it comes to inflation। अब कह रहा है इस आरबीआई की बात से हमें शिक्षा क्या मिली? आरबीआई ने पहले सोचा कुछ और, 2-3 साल तक किया कुछ और, 3 साल बाद लौट के बुद्धू घर को आए, है ना। अब इसने सही रास्ता पकड़ा है। अब इस बात से हमें आगे के लिए क्या शिक्षा मिली है, क्या सबक मिला है? कह रहा है ये बात की दैट इस चीज़ ने 3 साल लिए, इट हैज़ टेकन इस चीज़ ने लिए आउटब्रेक को, एक सडन अराइवल को, एक वॉर के, एक जंग के यूरोप के अंदर। और कैसे? साथ में इसके जुड़े हुए अकॉम्पनिंग कमोडिटी प्राइस शॉक्स के, कमोडिटी प्राइस में अचानक से आने वाले झटके के। शॉक मतलब सबको शॉक लगा, इतने प्राइस बढ़ गए। कह रहे इस चीज़ ने लिया, दैट ये बात की, इस चीज़ ने लिया एक वॉर को और उसके साथ में प्राइसेस में झटके को। और किस काम के लिए? रिमाइंड करवाने के लिए, याद करवाने के लिए आरबीआई को। और किस बारे में? उसकी इम्पेरेटिव सेंट्रलिटी के बारे में, उसकी ज़रूरी फोकस के बारे में। और फोकस किस चीज़ पे? प्राइस स्टेबिलिटी पे, दामों में स्थिरता पे। कह रहे ये बात की कि ऐसा हुआ, आरबीआई को एक वॉर देखनी पड़ी और दामों में जब स्थिरता नहीं रही उसके बाद उसको अकल आई। कह रहा ये जो बात है ना, दैट इज़, ये है एक बहुत ही हेल्दी रिमाइंडर, हेल्थफुल रिमाइंडर, सैल्यूटरी रिमाइंडर, है ना, सेल्यूब्रस रिमाइंडर। दैट वो ये कि मॉनेटरी पॉलिसी मेकर्स इल अफोर्ड करेंगे, कैन इल अफोर्ड करना मतलब अफोर्ड ना कर पाना। मॉनेटरी पॉलिसी जो मेकर्स है वो बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। कंप्लेसेंट होना, बिल्कुल रिलैक्स्ड होना, सेल्फ सेटिस्फाइड होना जब बात आती है व्हेन इट कम्स टू इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन पे कभी भी मॉनेटरी पॉलिसी मेकर्स जो हैं, सेंट्रल बैंक्स वाले जो लोग हैं, कभी भी हाथ पे हाथ धर के बैठ नहीं सकते हैं, कॉम्प्लेसेंट नहीं हो सकते हैं। आई बात समझ में? तो आरबीआई को जब अकल आई तो उसके लिए एक वॉर करवानी पड़ी, एक वॉर लगी जब, तब आरबीआई को समझ में आया कि मेरा काम क्या है। तो एक अच्छा रिमाइंडर इस समय यही मिलता है कि मॉनेटरी पॉलिसी मेकर्स हमेशा चौकन्ने रहने चाहिए इन्फ्लेशन को लेकर के। देखा सेंटेंस कैसा बना हुआ है? दैट की वर्ब है इज, इट की वर्ब है हैज़ टेकन, आउटब्रेक मतलब शुरुआत, इम्पेरेटिव मतलब इसेंशियल या अर्जेंट, है ना, जो ज़रूरी हो, नेसेसरी हो, अर्जेंट हो, इम्पेरेटिव। सेंट्रलिटी मतलब फोकस, सैल्यूटरी, होलसम, सैल्यूब्रस, हेल्थफुल, आप जानते ही हो, ये वर्ड देख चुके हो। पॉलिसी मेकर्स की वर्ब है कैन इल अफोर्ड। कॉम्प्लेसेंट का मतलब होता है सेल्फ सेटिस्फाइड या रिलैक्स्ड, एकदम अपने हाथ पे हाथ धरे बैठे रहते हैं ना कॉम्प्लेसेंट होकर के कि सब कुछ ठीक है ना। व्हेन इट कम्स टू, इसके बाद में या तो नाउन आएगा या वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी। सारे वो फ्रेजेस मैं आपको दिखा देता हूँ जिनके बाद में या तो नाउन यूज़ करते हैं या वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज़ करते हैं। एक सेकंड रुक जाओ। ये वो सारे फ्रेजेस हैं, है ना। इसमें आपको व्हेन इट कम्स टू भी मिल जाएगा, या तो इनके बाद क्या आएगा, नाउन आएगा, और या फिर इनके बाद क्या आएगी, वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी, यानी कि जिरंड आएगा। इनका स्क्रीनशॉट ले लो, क्वेश्चंस इन पे आपको बहुत सारे मिला करेंगे, है ना। चलो
आगे बढ़ते हैं। अब एक छोटा सा मैं आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट करवा देता हूँ, बड़ा ही प्यारा कॉन्सेप्ट है। मुझे ये बता दो रिमाइंड और रिमेंबर में क्या फ़र्क होता है। रिमाइंड और रिमेंबर इन दोनों वर्ड्स में क्या फ़र्क होता है। यहाँ पे रिमेंबर क्यों नहीं आ सकता था। आरबीआई को याद आ गया कि ये करना चाहिए, तो याद करने के लिए तो रिमेंबर नाम का वर्ड भी आता है ना। तो रिमेंबर और रिमाइंड में क्या फ़र्क है। चलो सिंपल सा फ़र्क है दोनों के बीच में, एक बार में आप पकड़ सकते हो। रिमाइंड का मतलब होता है किसी और को याद दिलाना, और रिमेंबर का मतलब होता है खुद याद करना। आई बात समझ में। खुद याद कर रहे हो तो रिमेंबर, किसी को याद दिला रहे हो तो रिमाइंड। आई ट्राइड टू रिकॉल हिज नेम बट कुड नॉट रिमेंबर या रिमाइंड। मैं उसका नाम याद करने की कोशिश कर रहा था लेकिन याद नहीं कर पाया। तो देखो आप खुद याद नहीं कर पाए, किसी को याद नहीं करवाना था। रिमाइंड की बात नहीं है यहाँ पे, बात हो रही है रिमेंबर। समझ में आ गया ना। तो कुड नॉट रिमेंबर। वैसे ही हर फेस रिमाइंड्स या रिमेंबर्स मी ऑफ माई कजिन। उसका जो फेस है, चेहरा है, मुझे याद दिलाता है। याद करता नहीं हूँ मैं, याद दिलाता है उसका चेहरा। वो किस बारे में, मेरे कजिन के बारे में, मेरे चचेरे भाई या बहन के बारे में, लड़की है तो बहन के बारे में। आगे बात समझ में। तो चेहरा मुझे याद दिलाएगा, चेहरा मुझे याद दिलाएगा, ना कि चेहरा खुद याद करेगा। तो याद दिलाने के लिए यहाँ पे सब्जेक्ट के हिसाब से मुझे रिमाइंड्स नाम के इस वर्ब को यूज़ करना चाहिए। फ़र्क समझ में आ गया ना दोनों वर्ड्स के बीच में, रिमेंबर और रिमाइंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के क्विज में यूज़ करेंगे इस कॉन्सेप्ट को। कह रहा लेस देन 2 months आफ्टर इट रादर sanguinely प्रोजेक्टेड इन्फ्लेशन टू एवरेज 4.5% in the fiscal year to March 2023, the MPC has raised the forecast by a substantial 120 basis points to 5.7%। अब कह रहे 2 सालों में इसके आंकड़ों को अगर देखा जाए तो कैसे बदलाव आया आरबीआई में। कह रहे 2 मंथ से भी, लेस देन 2 months आफ्टर, 2 मंथ से भी कम में। और कब, जब इसने सैंग्विनली, जब इसने थोड़ा सा आशावादी होकर के प्रोजेक्ट किया, प्रोग्नोसिस किया, इन्फ्लेशन को प्रेडिक्ट किया, और कहाँ पे, एवरेज करने पे 4.5% फिस्कल ईयर में, और कब तक, मार्च 2023 तक। कह रहे 2 महीने से भी कम में इस प्रोजेक्शन के बाद, 2 महीने से भी कम में जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उसने रेज कर दिया है अपने फोरकास्ट को, ऊपर उठा दिया है अपनी भविष्यवाणी को एक बहुत ही ज़्यादा सब्सटेंशियल, एक नोटिसेबल 120 बेसिस पॉइंट से 5.7% पे। तो 4.5 से 1.20, 120 मतलब 1.20 है ना, इसको जोड़ दो तो 5.7% हो गया है। तो ऐसे आरबीआई का पूरा प्रोजेक्शन 2 महीने में ही बदल गया। इट की वर्ब है प्रोजेक्टेड, एमपीसी की वर्ब है हैज़ रेज्ड। रेज का मतलब होता है उठा देना, सब्सटेंशियल मतलब काफ़ी ज़्यादा, सैंग्विनली मतलब इन अ सैंग्विन मैनर, इन अ हाईली ऑप्टिमिस्टिक मैनर। सैंग्विन आप समझ गए ना, निराशा में भी आशावादी हो, वो होता है सैंग्विन। कह रहा एंड दिस even as it cut its earlier projection for real GDP growth in the current fiscal by 60 basis points to 7.2%। और कह रहा है एंड दिस, और ये जो चीज़ है जो ऊपर वाली बताई गई है, एंड दिस, ये जो चीज़ है, ये इवन एज, ये इस वक्त पे हुई है। इवन एज का मतलब होता है वहीं दूसरी तरफ। कह रहा है ये जो चीज़ हुई है वहीं दूसरी तरफ, जब इसने कट कर दिया, आरबीआई ने छोटा कर दिया, काट छाट कर दी अपने पुराने प्रोजेक्शन में, अपने पुराने एस्टिमेशन में जो था विकास की दर का जीडीपी की ग्रोथ में, और कब, करंट फिस्कल में 2022-23 में। और कैसे कट किया, 60 बेसिस पॉइंट से कट किया, 7.2% पे ले आया। तो 60 जोड़ दो इसमें, मतलब 0.6, 7.8 था पहले। तो कह रहा इन्फ्लेशन को बढ़ा दिया, और ये कब किया इसने, जब ग्रोथ को इसने 60 बेसिस जो है पॉइंट्स कम किया है। तो ओवरऑल सिचुएशन बहुत ख़राब हो रही है। आरबीआई जो पहले कहता था हर 2-3 महीने में उसको चेंज करता जा रहा है। इट की वर्ब है कट, इवन एज का मतलब है वहीं दूसरी तरफ, है ना। चलो अब देखो, वहाँ पे मैंने आपसे पुट पूछा था, यहाँ पे आ गया कट। कट, पुट, स्प्रेड, है ना, बर्स्ट, ये सारी की सारी, कास्ट, फोरकास्ट, ये सारी वर्ब्स ऐसी वर्ब्स हैं जिनकी V1, V2, V3 सेम होती है। आई बात समझ में। ये कट यहाँ पे V2 है, ऊपर पुट लिखी हुई थी हैव के बाद में, ये V3 है। तो V1, V2, V3 इन वर्ब्स की चेंज नहीं होती है। कट, पुट, स्प्रेड, कास्ट, फोरकास्ट, बर्स्ट, है ना, मोटी मोटी वर्ब्स, इनको याद रखें। हर्ट है, स्प्लिट है, ये सारी वर्ब्स ऐसे ही चलेंगी। चलिए, कह आरबीआई ऑल्सो मेड इट क्लियर दैट वाइल इट हैड बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट्स and its commodity policy stance unchanged for now, the time had come to commence a withdrawal of accommodation। कर आरबीआई ने इस चीज़ को भी क्लियर कर दिया, इस चीज़ को भी साफ कर दिया दैट कि जहां इसने लेफ्ट कर दिया था, छोड़ चुका है, ये हैड लेफ्ट, छोड़ चुका है,
बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट्स को, रिवर्स रेट को, रेपो रेट को, बैंक रेट को, सारी इंटरेस्ट रेट्स को ये छोड़ चुका है और इसके अकोमोडेटिव पॉलिसी स्टांस को भी, इसके एडजस्टमेंट भरे पॉलिसी वाले नज़रिए को भी अनचेंज्ड अभी के लिए। कह रहा है अभी के लिए इन दोनों को मैं चेंज नहीं करूँगा, ना तो रेट बढ़ाऊंगा ना अपना नज़रिया चेंज करूँगा, स्टांस को चेंज करूँगा, जैसे आरबीआई ने ऐसा कहा। कह रहे जैसा जहाँ पे ऐसा है वहीं पे वक्त आ चुका था, हैड कम, कि ये शुरू करे, कमेंस करे, शुरुआत करे विड्रॉल की, इस अकोमोडेशन के, इस एडजस्टमेंट के। तो आरबीआई अभी तक एडजस्ट कर रहा था इन्फ्लेशन को लेकर के कि थोड़ा इन्फ्लेशन बढ़ भी जाए हम विकास को आगे बढ़ाएंगे, अकोमोडेटिव पॉलिसी स्टांस रखेंगे। अकोमोडेटिव मतलब जिसमें एडजस्टमेंट हो। तो आरबीआई ने बोला अभी तक तो हम इसको बदलेंगे नहीं, लेकिन इस स्टांस को अब चेंज करेंगे धीमा धीमा करके, वक्त आ गया है, सारी अकोमोडेशन को, एडजस्टमेंट को वापस खींचेंगे। आरबीआई की वर्ब है मेड, इट की वर्ब है हैड लेफ्ट, टाइम की वर्ब है हैड कम। कमेंस का करना मतलब शुरुआत करना, अकोमोडेटिव मतलब जिसमें अकोमोडेशन हो, एडजस्टमेंट हो, है ना, अकोमोडेशन यानी कि एडजस्टमेंट। आरबीआई का अकोमोडेटिव स्टांस यही होता है कि आरबीआई बाजार में बहुत सारी नकदी को घूमने देती है, बस ये एडजस्टमेंट आरबीआई करती है। नकदी इसके सामने घूमती रहती है बाजार में और इन्फ्लेशन बढ़ता रहता है, पर आरबीआई को लगता है कि इससे थोड़ी ग्रोथ आएगी तो नकदी को घूमने दो, है ना, इसको बोलते हैं अकोमोडेटिव पॉलिसी स्टांस। आ जाओ नेक्स्ट पैराग्राफ पे, कहानी की तरह पढ़ना है इसको। अब देखो अब आगे क्या बताना चाह रहा है आपको। कह रहा है टू बी श्योर रशियाज invasion of Ukraine was still 2 weeks in the future the last time the RBI's rate setting panel finalized its policy review। कह रहे इस चीज़ को पक्का कर लें दिमाग में, टू बी श्योर। कौन सी चीज़ भाई? कि रशिया का जो इन्वेजन था यूक्रेन में, रशिया जो घुस आया था यूक्रेन में, वो अभी भी 2 वीक फ्यूचर में था, वो अभी भी 2 वीक आगे आने वाला था। और कब? लास्ट टाइम जब आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी की रेट को सेट करने का जो पैनल है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है, उसने फाइनलाइज किया था अपनी पॉलिसी रिव्यू को। तो लास्ट टाइम जब आरबीआई ने इन्फ्लेशन को तवज्जो नहीं दी थी, तब रशिया का यूक्रेन क्राइसिस जो है, रशिया यूक्रेन क्राइसिस, उसके होने में अभी 2 हफ्ते बाकी थे। आगे बात समझ में? इन्वेजन की वर्ब है वॉज, सेटिंग पैनल की वर्ब है फाइनलाइज्ड। तो ये यही कहना चाह रहा है कि लास्ट टाइम अगर यूक्रेन वॉर हुई होती तो आरबीआई को जल्दी अकल भी आ सकती थी, है ना, तब तक ये पूरा मामला शुरू नहीं हुआ था। And yet the prices of crude oil, which Mr. Das cited as the key factor that had necessitated the revision of inflation projection and the pivot, had already been on the boil since December। कह रहा लेकिन इसमें एक चीज़ और भी है। कह रहा फिर भी yet जो प्राइसेस थे क्रूड ऑयल के, जिनको दास साहब ने साइट किया था, हवाला दिया था की फैक्टर के तौर पे, महत्वपूर्ण कारक के तौर पे, और वो कौन सा कारक? जो नेसेसिटेट करता था, जो जरूरी बनाता था रिवीजन को, इन्फ्लेशन की प्रोजेक्शन में, महंगाई की भविष्यवाणी में, प्रेडिक्शन में, और इस पिवट में, इस पूरे बदलाव में। कह रहा है ये जो मिस्टर दास ने जो साइड किया था इस चीज़ को, प्राइसेस ऑफ क्रूड को, कह रहा है ये ऑलरेडी ऑन द बॉयल थे, ये पहले से ही उफान पे थे, पहले से ही उबल रहे थे, पहले से बहुत तेजी पे थे, दिसंबर से ही। तो अगर कोई इंसान आपको ऐसा बोले कि यार आरबीआई ने वॉर के बाद में अपना जो है स्टांस चेंज किया है, वॉर की वजह से स्टांस चेंज किया है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। वॉर की वजह से तो किया है, लेकिन क्रूड के प्राइसेस को देखो, वो तो दिसंबर से ही बढ़े हुए हैं, जिसको आरबीआई हमेशा कहता है कि इसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो अगर चाहता तो दिसंबर में भी कर सकता था, वॉर से पहले भी मौका था। आ रही बात समझ में? ये कहानी से आपको बताना चाह रहा है। क्रूड ऑयल की वर्ब है हैड ऑलरेडी बीन, दास साहब की वर्ब है साइटेड, दैट की वर्ब है हैड नेसेसिटेटेड। दैट आया फैक्टर के लिए। नेसेसिटेट का मतलब होता है किसी चीज़ को ज़रूरी बनाना, किसी चीज़ को एंटेल करना, मेक नेसेसरी करना, है ना। जैसे अ गुड सिलेक्शन नेसेसिटेट्स हार्ड वर्क। एक जो अच्छा सिलेक्शन है वो ज़रूरी बनाता है हार्ड वर्क को। हार्ड वर्क करोगे तो अच्छा सिलेक्शन आपको मिलेगा, है ना। आगे बढ़े, और कुछ में कुछ देखने वाला है नहीं। When something is on the boil, कोई चीज़ उफान पे होती है, उबल रही होती है, कोई चीज़ पहले से ही बहुत हाइपर एक्टिव होती है ना। कह रहा द प्राइस ऑफ द इंडियन बास्केट ऑफ क्रूड हैड सर्ज्ड बाय about 25% over the 2 months to February 1st, with Brent crude climbing to a steeper 30% in the same period। कह रहा है जो इंडियन बास्केट ऑफ क्रूड है, बास्केट का मतलब हम अलग अलग टाइप के क्रूड खरीदते हैं, तो हमारी जो बास्केट है, हमारा जो टोटल इंपोर्ट है, कह रहा है जो उसका प्राइस है वो सर्ज कर चुका था, बढ़ चुका था, इंक्रीज हो चुका था लगभग 25% से पिछले 2 महीनों में, फरवरी 1 तक, है ना, 1 फरवरी तक, दिसंबर से फरवरी तक। और कैसे? ब्रेंट क्रूड के क्लाइम करने के साथ ही बहुत ही ज़्यादा स्टीपर 30% इस पीरियड के दौरान। ब्रेंट क्रूड कौन सा क्रूड है? जिसको हम यूज़ करते हैं, दुनिया भर में यूज़ होता है, मार्केट में जो क्रूड आता है उसको बोलते हैं ब्रेंट क्रूड। ये क्रूड की एक वैरायटी है कच्चे तेल की। तो इसके क्रूड के स्टीपर, स्टीप का मतलब होता है एकदम खड़ी चाल,
एकदम 30% ऊपर की तरफ स्काई रॉकेट हो रहा है ना। तो ऐसा 30% ये बढ़ा और इंडियन का जो हमारा जो क्रूड का बास्केट है, जो इंपोर्ट बास्केट है, वो बढ़ गया 25%। ऐसा हुआ दिसंबर से फरवरी के बीच। चलिए, क्रूड की वो हैड सर्ज्ड। कह रहा इनफैक्ट द लोन डिसेंटर ऑन द एमपीसी ऑन द इशू ऑफ पॉलिसी स्टांस इन फरवरी, जयंत वर्मा had stressed the need to look ahead at the likely state of the economy at least 3 to 4 quarters later and shift to a neutral stance given that monetary policy acts with a lag। अब कह रहे आरबीआई में ऐसा नहीं है कि सब के सब लोग जो है यही बात सोच रहे थे कि इन्फ्लेशन जो है इसको नहीं देखना। अभी आरबीआई में कुछ लोग ऐसे भी थे जो आरबीआई की बातों से जो है सही जो है मतलब उसको काट रहे थे, उसकी बातों से एग्री नहीं कर रहे थे। कह रहा सच बात तो ये है इनफैक्ट अकेला जो डिसेंटर था, डिसेंटर का मतलब होता है प्रोटेस्टर, जो किसी की बात को ना माने, अग्री ना करे। लोन का मतलब होता है अकेला। कह रहा अकेला डिसेंटर जो था आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी पे इस इशू को लेकर के जो है पॉलिसी स्टांस का, और कब फरवरी के अंदर, डिसेंटर का नाम है जयंत वर्मा। कह रहे जो अकेले आदमी थे आरबीआई में जो आरबीआई की इस बात से नाखुश थे कि आरबीआई बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देता है इन्फ्लेशन को। कह रहे ये डिसेंटर जो है ना जयंत वर्मा, ये स्ट्रेस कर चुके थे, जोर दे चुके थे इस नीड पे, ज़रूरत पे जो थी लुक अहेड करने की, आगे लॉन्ग टर्म में देखने की। और किस पे? लाइकली स्टेट पे, संभावित पॉसिबल स्टेट पे, अवस्था पे, पूरी इकॉनमी की, अर्थव्यवस्था की कम से कम 3 से 4 क्वार्टर बाद में। और कह रहे शिफ्ट करने की तरफ भी स्ट्रेस कर रहे थे। ये स्ट्रेस कर रहे थे एक तो नीड पे, और ये स्ट्रेस कर रहे थे शिफ्ट पे, है ना, बदलाव पे। और इस बदलाव कहाँ पे? न्यूट्रल स्टैंस पे, अकोमोडेटिव नहीं, न्यूट्रल सा स्टैंस हो आरबीआई का। हर चीज़ के लिए आरबीआई जो है बिल्कुल बराबर सोचे। और कह रहे क्यों? देखते हुए इस चीज़ को मॉनेटरी पॉलिसी काम करती है एक थोड़े से डिले के साथ, लैग के साथ। आज कुछ मॉनेटरी पॉलिसी में बदलाव लाओगे तो 6 महीने बाद उसका फ़र्क आपको देखने को मिलेगा। तो आरबीआई में एक आदमी था जयंत वर्मा, ये शुरू से ही कहता आ रहा है, फरवरी में भी इसने यही कहा था, अभी से ही इन्फ्लेशन को देखना शुरू कर दो, क्योंकि आज जो करोगे 6 महीने बाद उसका असर दिखेगा। इसकी बात को नहीं माना गया, इनकी बात को, अब जाके आरबीआई को लगा कि इनकी बात सही थी। आगे बात समझ में। डिसेंटर की वर्ब है हैड स्ट्रेस्ड, गिवन दैट के बाद में कंजंक्शन है, इसके बाद में क्लोज आया हुआ है, इसकी वर्ब है क्लोज की, मॉनेटरी पॉलिसी सब्जेक्ट, एक्ट्स इसकी वर्ब। जानते हो ना गिवन और गिवन दैट में क्या फ़र्क होता है? अगर इसके बाद में सिर्फ एक नाउन होता तो यहाँ पे आप गिवन लगते, अगर पूरा क्लोज है, सब्जेक्ट और वर्ब है, तो आपने यूज़ किया गिवन दैट को। स्ट्रेस एक ऐसी वर्ब है जिसके बाद में आपको कोई भी प्रेपोजिशन यूज़ नहीं करनी है। मैं सारी वो वर्ब्स दिखा देता हूँ जिनके बाद में प्रेपोजिशन नहीं आती है, ठीक है? एक सेकेंड रुक जाओ। यहाँ पे अपने को जाना चाहिए, ये सारी वर्ब्स हैं जिनके बाद में नो प्रेपोजिशन, लेफ्ट साइड में। हीड, ऑर्डर, डिमांड, अटैक, थैंक, कंट्रोल, स्ट्रेस, इम्पैक्ट, टारगेट, इम्फेसाइज, ठीक है? लेकिन इनके साइड में इनकी नाउन फॉर्म है। स्ट्रेस अगर नाउन हो तो इसके बाद में ऑन आता है। सब्जेक्ट में आपको चेक करना पड़ेगा, अगर स्ट्रेस नाउन है तो उसके बाद में ऑन आएगा, अगर स्ट्रेस वर्ब है तो उसके बाद में कोई प्रेपोजिशन नहीं आएगी। ये सारे लेफ्ट साइड में वर्ब हैं, राइट साइड में सबके नाउन फॉर्म है। कर चुके हैं ना इस कॉन्सेप्ट को कई बार, तो बार बार इसको देखोगे तभी दिमाग में आपके बैठेगा। इसलिए स्ट्रेस एक वर्ब होने की वजह से, हैड स्ट्रेस्ड, इसने ऑन को नहीं लगाया है। समझ गए? आगे बढ़े। डिसेंटर मतलब जो डिसेंट रखे, जो एग्री ना करता हो आपकी बात से। लैग का मतलब होता है डिले। कह रहा था आरबीआई डेप्यूटी गवर्नर ओवरसीइंग द मॉनेटरी पॉलिसी माइकल पेट्रा had on the other hand at the last MPC meeting starkly warned that central banks have a choice, either accept higher inflation for some time or be prepared to be accountable for destroying demand। अब ऐसा नहीं है सिर्फ ये अकेले थे, डिसेंटर थे, कौन? जयंत वर्मा। इनके साथ में एक बंदा और था आरबीआई का डेप्यूटी गवर्नर, जो ओवरसी कर रहा था मॉनेटरी पॉलिसी को। जो ओवरसी करने का मतलब होता है सुपरवाइज करना, है ना? तो जो सुपरवाइज कर रहे थे मॉनेटरी पॉलिसी को, जिनका नाम है माइकल पात्रा। तो पात्रा साहब ने भी, पेट्रा या पात्रा साहब ने भी ऐसा कहा था, हैड वॉन्ट, इन्होंने वॉर्न किया था। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, एट लास्ट मॉनेटरी पॉलिसी की कमेटी में। और स्टार्कली का मतलब होता है प्लेनली, साफ साफ। तो साफ साफ स्टार्कली, प्लेनली इन्होंने वॉर्न किया था दैट, वो ये कि सेंट्रल बैंक्स के पास एक चॉइस होती है। और क्या चॉइस होती है? या तो एक्सेप्ट कर लो हायर इन्फ्लेशन को थोड़े वक्त के लिए, ज़्यादा इन्फ्लेशन को थोड़े वक्त के लिए देखते जाओ, और या फिर तैयार हो जाओ अकाउंटेबल होने के लिए, जिम्मेदार होने के लिए, डिमांड को डिस्ट्रॉय करने को, मांग को ख़त्म कर देने को। तो ऐसा माइकल पत्रा का भी कहना था। गवर्नर साहब की वो है, डेप्यूटी गवर्नर साहब की,
हैड वांट, ठीक है, हैड वांट, बीच में सब एडवर्ब लगी हुई हैं। ऑन द अदर हैंड ये भी एडवर्ब है, और ये है एडवर्ब ऑफ टाइम एट द लास्ट एमपीसी मीटिंग, है ना। स्टार्कली का मतलब होता है प्लेनली, ये एडवर्ब ऑफ मैनर है। सेंट्रल बैंक्स की वर्ब है हैव एक्सेप्ट हैव, है ना। ये एक्सेप्ट और बी प्रिपेयर्ड दोनों इम्पेरेटिव सेंटेंस है, या तो एक्सेप्ट करो या प्रिपेयर हो जाओ। यहाँ पे यू जो है ना अंडरस्टूड है। जब भी आप किसी को कोई ऑर्डर देते हो, कोई विश करते हो, कोई डिमांड देते हो, तो आप वर्ब की बेस फॉर्म को वर्ब बना करके जो है सेंटेंस को लिख देते हो। ब्रिंग सम वाटर, तो यहाँ पे यू जो है ना, यू अपने आप ही ब्रिंग वर्ब का जो है सब्जेक्ट बन रहा है। वैसे ही एक्सेप्ट इन्फ्लेशन और बी प्रिपेयर्ड टू अकाउंटेबल, यहाँ पे आरबीआई के लिए यू जो है अपने आप छुपा हुआ है सब्जेक्ट बन के। चलिए, बहुत कुछ था इस सेंटेंस में देखने को, आगे बढ़ते हैं फटाफट से। आई थिंक ये लास्ट है। कह रहा विद द आरबीआईज ऑन क्वार्टरली प्रोजेक्शंस फॉर इन्फ्लेशन नाउ प्रेसिजिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ ए पॉलिसी फेलियर बाय वे ऑफ 3 consecutive quarters of inflation above the 6% upper bound. Policymakers have clearly realized any further delay in changing tack would risk leaving the economy with neither growth nor price stability. अब करें इस पूरी घटना से हमें सबक क्या मिला है ना। पहले आरबीआई ने कुछ और सोचा, फिर ये लौट के बुद्धू घर को आए, फिर इनके एक जयंत वर्मा भी थे, फिर माइकल पत्रा भी थे। अब पूरी बात से हमें मिला क्या, सबक क्या मिला। कह रहे के साथ ही विद आरबीआई के खुद के क्वार्टरली जो प्रोजेक्शन है, जो क्वार्टरली एस्टिमेशन है, और किसके लिए, इन्फ्लेशन के लिए। अब जो प्रिसाइज कर रहे हैं और किसको, इस पॉसिबिलिटी को एक पॉलिसी फेलियर की, जो प्रिडिक्ट कर रहे हैं एक पॉसिबिलिटी को पॉलिसी में नाकामयाबी की। और कैसे, इस तरीके से बाय वे ऑफ मतलब इस तरीके से, और वो तरीका है 3 लगातार क्वार्टर्स का इन्फ्लेशन के 6% की अपर लिमिट अपर बाउंड से ऊपर। तो 3 क्वार्टर में लगातार 6% से ऊपर इन्फ्लेशन आया है, तो आरबीआई के जो खुद के जो प्रोजेक्शन है ना, वो खुद के प्रोजेक्शन ही हमें प्रिसाइज कर रहे हैं, प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि आरबीआई की पॉलिसी में एक फेलियर है। आरबीआई कहता है 4.5-5% से ऊपर नहीं रहने दूंगा, लेकिन 6% से ऊपर 3 बार आया है। कह रहा है आरबीआई के फेल हो जाने के साथ ही हुआ क्या, पॉलिसी मेकर्स ने अब साफ साफ रियलाइज़ कर लिया है इस नीड को। क्या रियलाइज़ किया, क्या उनको एहसास हुआ है कि कोई भी फर्दर अगर वो डिले करेंगे अपने रास्ते को, अपने टैक को, अपने पाथ को चेंज करने में, ये रिस्क करेगा डिले, और किस चीज़ को, लीव कर देने को पूरी इकॉनमी को, और किसके साथ, ना तो ग्रोथ के साथ ना ही प्राइस स्टेबिलिटी के साथ। आई बात समझ में। तो आरबीआई ने एक फेलियर को देखा, हर बार कहता रहा कि 6% से कम रखूंगा इन्फ्लेशन को, लेकिन 3 क्वार्टर में 6% से ज़्यादा रहा। तो इससे अब आगे के लिए एक प्रेडिक्शन मिल रही है कि आरबीआई का पॉलिसी फेलियर आ चुका है। अगले कुछ क्वार्टर्स में हम इसको पढ़ेंगे बार बार कि आरबीआई ने अपनी पॉलिसी को फेल कर दिया है। कह रहा है फेल हो जाने के साथ ही इस एग्ज़ाम में पॉलिसी मेकर्स जो हैं आरबीआई में जो बैठे हैं, साफ साफ इस चीज़ को समझ चुके हैं कि कोई भी अगर डिले किया, अगर अपना रास्ता मोड़ने में, वो पूरा का पूरा डिले रिस्क करेगा कि इकॉनमी को हम ना तो ग्रोथ दे पाएंगे, ना ही इन्फ्लेशन में थोड़ा सा कंट्रोल ला पाएंगे। आई बात समझ में। पॉलिसी मेकर्स की वर्ब है हैव रियलाइज्ड, डिले की वर्ब है वुड रिस्क। रिस्क एक ऐसी वर्ब है अपने बाद जो वर्ब की आईएनजी फॉर्म लेती है। रिस्क, कंसीडर, अवॉइड, रिपोर्ट, इमेजिन, याद है ना, सारी वर्ब्स जिनके बाद दूसरी वर्ब अगर आए तो वर्ब के आईएनजी फॉर्म में आती है। टैग का मतलब होता है रास्ता, बात या वे या कोर्स। अपर बाउंड मतलब अपर लिमिट। बाय वे ऑफ मतलब इस तरीके से, है ना। प्रेसाइज करना, प्रिडिक्ट करना, एस्टिमेट करना, प्रोजेक्ट करना, प्रोग्नोस्टिकेट करना, प्रोग्नोसिस करना, भविष्यवाणी करना। प्रोजेक्शन का मतलब ही होता है आपका एस्टिमेशन, जायजा या भविष्यवाणी। लंबा सेंटेंस है। चलिए, कहानी की तरह मैंने कोशिश की आपको पढ़वाने की, है ना। इसी तरीके से फाइनेंशियल आर्टिकल्स दिमाग में प्रोसेस होते हैं। ये जो 40 मिनट में आपने पढ़ा है, आपको इस लेवल पे आना है कि 10 से 12 मिनट में पूरा आर्टिकल पूरी अंडरस्टैंडिंग से आप पढ़ पाओ, और ये बहुत अच्छे से पॉसिबल है। मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो, कोई भी बच्चा कर सकता है। हम सब लोग जो हैं, ज़्यादातर लोग हम में से इंग्लिश मीडियम के नहीं हैं ना, इंक्लूडिंग मी, इंक्लूडिंग यू। चलो, क्वेश्चंस देख लें फटाफट से। 1 सेकंड रुक जाओ, इसको सही कर दूं मैं थोड़ा सा। फर्स्ट क्वेश्चन है, पहले 4 हैं आपके पास क्लोज टेस्ट के। आपको यहाँ पे पूछा है एम्फसाइज नाम की वर्ब के बाद में क्या लगाएं। तो भाई देख लो, पार्टिसिपल है, एम्फसाइज क्या लेगा अपने बाद में, अच्छे से मैं दिखा चुका हूँ ना स्लाइड को, चेक कर लो। वर्ब, पार्टिसिपल, जीरंड, अगर इस फॉर्म में ये सारी की सारी वर्ब्स आ जाएं तो क्या इनके बाद लगता है, और नाउन फॉर्म में ये आ जाएं तो क्या इनके बाद लगता है। तो चेक करके यहाँ डाल लो सही प्रेपोजिशन को। नहीं आएगी को तो नो प्रेपोजिशन, अगर आएगी तो एट, ऑन या विद में से एक, है ना, यहाँ पे लगाओगे आप। सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछा है एंटेल, नहीं सेकंड तो यहाँ पे है ना, फ्यूल प्राइसेस एंटेल। यहाँ पे 4 वर्ड्स हैं आपके पास, एंटेल, टैक, ऑनसेट और सैल्यूटरी। चारों के मीनिंग आप जानते हो।
तो सही मीनिंग वाला वर्ड आपको यहाँ पे रखना है। ये सेकंड वाला हो गया वोकैब का। इसी वीडियो के फर्स्ट कमेंट में आंसर्स को डाल रहा हूँ, वहाँ से चेक कर लेना, ठीक है। मेरे आंसर से अपने आंसर्स मैच करना। थर्ड वाले में रिमाइंड और रिमेंबर के बीच का डिफरेंस आपसे पूछा है, अच्छे से आप सीख चुके हो। रिमाइंड का मतलब होता है याद करवाना, रिमेंबर का मतलब होता है खुद याद करना। तो इन्होंने याद करवाया या याद किया, अपने आप से देखो और यहाँ पे बताओ। और फोर्थ में आपसे पूछा है फ्यूचर की पॉसिबिलिटी की अगर बात हो तो क्या यूज़ किया जाएगा। एबल टू यूज़ किया जाएगा, कैन बी एबल टू यूज़ किया जाएगा, कैन यूज़ किया जाएगा, विल यूज़ किया जाएगा। तो जानते हो ना, एबिलिटी अगर बतानी हो फ्यूचर की तो कैसे बताई जाती है, ये आएगा फोर्थ में। फिर एक ईडियम है पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। अच्छे से मैंने आपको करवाई थी दोनों की दोनों, हॉर्स बिफोर द कार्ट एंड कार्ट बिफोर द हॉर्स। लॉजिक से समझे हो ना, तो उसी लॉजिक को लगा के बताओ चारों में से कौन सा आंसर बनेगा इस ईडियम का। अपने फेलियर को हाइड करना, पेपर ओवर करना, बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली सैंग्विन हो जाना, आशावादी हो जाना, चीज़ों को गलत ऑर्डर में करना या चीज़ों को सही ऑर्डर में करना। बहुत ही इजी क्विज़ है। आई होप सबको एटलीस्ट 5 में से 3 या 4 मिलेंगे। आंसर्स को चेक कर लो, फर्स्ट कमेंट में रखे हैं। मेरे आंसर से अपने आंसर्स मैच करें। आउट ऑफ 5 कितने मार्क्स मिले ज़रूर से कमेंट सेक्शन में पोस्ट करना। मुलाकात होगी कल। एक लाइक और एक शेयर ज़रूर से दे सेशन को। कोई भी क्वेरी हो आपको ऐप रिलेटेड या कोर्सेज रिलेटेड, एसएससी, बैंकिंग, यूपीएससी, राइटिंग स्किल्स, तो ये नंबर है, इस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरी टीम आपको गाइड कर देगी। अंटिल देन, साइनिंग आउट।